नमस्कार दोस्तों। खोद कर मिट्टी को सृजन का बीज बोता हूँ। मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। एक बार फिर से मैं स्टडी बाबा आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, मैं या मेरे जैसे आप जैसे मिडिल क्लास से जुड़े हुए लोग जिनका आधार कृषि है, जिनका आधारभूत जो संरचना जिस पर हम लोग आधारित हैं, चाहे मैं कोई जॉब करता हूँ या मेरे पिताजी जॉब करते हो, लेकिन मैं किसान हूँ और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे ही मेरे मुद्दे हैं। तो दोस्तों, उन मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए कुछ तथ्यों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हर कोई जो भी सरकार आती है, सभी के यही बयान होते हैं कि हम किसानों का भला करने के लिए आए हैं, हम किसान मसीहा हैं। हम लोग उनके नारे लगाते हैं, उनको वोट देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी लेवल पर जो हालात है वो बदल क्यों नहीं रहे हैं। जो किसान की हालात आज से 10, 15, 20 साल पहले थी, कुछ ना कुछ उससे ज़्यादा खराब हुई है, अच्छी नहीं हुई। इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण है एक बहुत बड़ा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन। 3 शब्द: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन। सर छोटूराम किसान मसीहा, आज तक दुनिया में एकमात्र किसान मसीहा, उन्होंने कहा था, ये भोले किसान दुश्मन पहचान ले और बोलना सीख ले। ये 2 चीजें जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। और इन चीजों को करने का मतलब ये है कि आप लोगों को सभी तथ्यों से अवगत होना पड़ेगा। नारों की भावनाओं में, मंदिर मस्जिद में, हिंदू मुस्लिम में पढ़ने की बजाय आप लोग अपने तथ्यों पर जाइए। जो चीज हम लोगों का भला कर सकती है वो ये तथ्य, इन चीजों के बारे में आपकी पढ़ाई पढ़िए। इन चीजों को मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं उनके बारे में, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आएगी। दोस्तों, किसान एक ऐसा वर्ग जो अपनी मेहनत के बल पर अपने जीवन को संवारता है, सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर जो पलता है। बाकी इस सारी दुनिया में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अपनी मेहनत पर, आप लोगों को लगेगा भी जो उद्यमी है या जो फैक्ट्री चलाते हैं या जो व्यापार करते हैं वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं, वो मेहनत करते हैं, बिल्कुल करते हैं मेहनत, लेकिन उनका आधार दूसरे के प्रोडक्ट पर या दूसरे के माल से ही अपना फायदा उठाना होता है। लेकिन किसान एकमात्र वर्ग जो सिर्फ अपनी मेहनत से पलता है। लेकिन इसका शोषण क्यों? इसका शोषण इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य पेश कर रहा हूं। भारत की कुल आबादी में से 52% के लगभग जनसंख्या सीधे या इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। 52% जनसंख्या। बाकी 48% जनसंख्या व्यापार में है या सेवा क्षेत्र में कोई दूसरे धंधों में लगी हुई है। ये 52% जनसंख्या कभी भी जीवन यापन के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पाई। यानी इन लोगों को सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बना रखी है, कोई भी सरकार रही हो, कि ये बस जीवित रह जाए, बस इनका, वो कहते हैं ना भी, मतलब भाई बुरा लेखा पूरा, तो इनका लेखा पूरा होता रहे, इनका सतर ज्यादा ऊंचा न जाए, ये पॉलिसी है। हाँ जी दोस्तों, यही मैं आपको आज बताने की कोशिश करता हूं, सरकारों की पॉलिसियां, सरकारों की नीतियों के बारे में। दोस्तों, भारत में जब भारत आजाद हुआ उस टाइम की महंगाई और जो आज की महंगाई है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करता हूं। जब भारत आजाद हुआ तो जो 1 रुपए की जो चीज थी ना, जो चीज 1 रुपए में मिलती थी उस टाइम में, वो 2015 में 59 रुपए की हो गई। यानी कि इतनी महंगाई बढ़ी कि जो चीज 1 रुपए की थी वो 59 रुपए की हो गई। एक तथ्य। दूसरा, भारत में उस टाइम नेताओं की कोई तनख्वाह नहीं थी, कोई पेंशन नहीं थी। जो कर्मचारी थे, छोटे कर्मचारी, उनकी 350 गुना तनख्वाह 2019 तक बढ़ गई। जो तनख्वाह 47 में 55 रुपए के करीब तनख्वाह थी कर्मचारी की, वो करीब 350 गुना बढ़कर 2019 में हुई 18,000 कम से कम। अब आते हैं अधिकारियों पर। अधिकारियों की तनख्वाह 2,000 रुपए थी जब 1947 में भारत आजाद हुआ, और वो अब कम से कम न्यूनतम वेतन है उनका 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, सॉरी 2.5 लाख रुपए। यानी कि 125 गुना सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी। 2 तथ्य मैंने आपको बताए। पहली, महंगाई कि 1 रुपया की जो वस्तु थी वो अब 59 रुपए या 60 रुपए के करीब हो चुकी है। फिर मैंने आपको कर्मचारियों का वर्ग के बारे में और अधिकारियों के बारे में और नेताओं के बारे में बताया कि जो नेता जिनका पहले
कोई वेतन नहीं था, सिर्फ समाज सेवा के रूप में थे। उनका वेतन अब कितना है। अब आते हैं हम अपने वर्ग पर। गेहूं है ना, गेहूं, उसकी 40 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत थी। और इस टाइम के हिसाब से जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो मान के चलिए 60% के करीब गेहूं की कीमत बढ़ी है। 60%। चावल की कीमत 70% बढ़ी है। इस प्रकार से आप सभी वस्तुओं की कैलकुलेशन निकाल लेना गूगल बाबा की सहायता से। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी 70 से या 75% से ज्यादा 1947 से लेकर 2019 तक जिनकी कृषि की जो उत्पादन है उनकी कीमत बढ़ी हो। दोस्तों, महंगाई 1 रुपया 59 वाली चली गई। और जो अपनी वस्तुएं थी कृषि जो हम उत्पादन करते हैं, जिनका हम किसान लोग उत्पादन करके जिनको मार्केट में बेचकर जिससे अपना घर चलाते हैं, उनकी लगभग औसत 60% बढ़ी। यानी कि महंगाई और दोनों बराबर चले। वही मैं आपको बता रहा हूं, सरकार की नीति है कि बस इनका काम चलता रहे, बराबर चले। अब देखो, जब 52% जनसंख्या सिर्फ बराबर चलेगी तो 48% जनसंख्या उसका कैसे उपयोग करेगी। देखो, सिर्फ 48% लोगों ने किस प्रकार इस 52% जनसंख्या को पीछे धकेल दिया। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 12.5 करोड़ किसान थे। 12.5 करोड़ से कुछ ज्यादा थे, 12.5 करोड़ लगभग किसान थे। जब 2011 में यानी 10 साल बाद जनगणना हुई तो उनकी संख्या घटकर 11.25 करोड़ के करीब हो गई। यानी कि 10 सालों में मान के चलिए साल के 15 लाख किसानों ने किसानी छोड़ दी, अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ दिया। वो लोग कहाँ गए भाई? न वो मरे न कुछ और हुआ, आत्महत्या नहीं की उन लोगों ने, तो वो कहाँ गए? वो गए दोस्तों शहरों में, छोटे छोटे तो झुग्गियों में, वो गए छोटे छोटे कमरों में, मिलावटी दूध खाने के लिए, मिलावटी रोटियां खाने के लिए, गंदी हवा में सांस लेने के लिए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ किसानी में उनको फायदा नहीं हुआ। सरकार की असल में दोस्तों पॉलिसी यही है कि हर साल 10-15 लाख लोग गांव से शहरों में बुला लिए जाए, ताकि जो शहरों में कॉरपोरेट बैठा है, जो व्यापारिक घराना बैठा है, जिनकी राजनेताओं के साथ सांठगांठ है, उनको सस्ती मजदूरी मिलती रहे। ये है दोस्तों सबसे बड़ी सच्चाई इस देश की। कोई कहता हो मैं किसान मसीहा हूं, मैं ये हूं, सबसे बड़े कोई भी पार्टी आओ, सबके सब कॉरपोरेट मसीहा है। यहां से लोगों को कम से कम यहां इनको दाम दो, ताकि यहां से लोग दुखी होकर कहां जाएं? गुड़गांव जाए, फरीदाबाद जाए। अपने लोग गए हुए हैं, 15,000 में 20,000 में नौकरी करते हैं, 8-10 हजार रुपये खर्चा लगता है। 10,000 रुपये उस गंदे वातावरण में, जैसे मैंने कहा, घर का खाना, घर के बच्चे छोड़कर वहां करते हैं, मजबूरी में। किस मजबूरी में? क्योंकि आमदनी नहीं है। अब आमदनी की बात आती है तो मैंने आपको बताया भी, सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वस्तुओं का, उसमें कितनी वृद्धि की है? 50 से 60%। सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ाई या खुद की कितनी बढ़ाई, वो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। अब जब हम लोग ये आपके सामने ये बात आती है तो हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है, भाई सरकार हमें दे क्यों नहीं रही? जब हम सरकार के किसी व्यक्ति से ये पूछते हैं कि आप लोग हमारा समर्थन मूल्य पूरा बराबर कीजिए, मान लीजिए आज 2,500 रुपए के करीब गेहूं है, 2 या 2,500 रुपए गेहूं चल रही है, उसका 5,000 रुपए कीजिए। तो जैसे ही हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके जवाब देने से पहले कुछ अपने ही किसान भाई ये कहते हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा? यही बात है दोस्तों, सच बात है। पैसा, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं मैं, उसमें भी मैंने कहा कि धन है वो हमेशा सीमित होता है, असीमित नहीं होता। उसी सीमित धन से हमें सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों एक बात सोचिए, मैंने कहा 52% लोग भारत की जनसंख्या के वो कृषि या कृषि से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर हम गेहूं का उदाहरण लेते हैं, गेहूं की हम कीमत बढ़ाकर 5,000 रुपए क्विंटल कर देते हैं, किसान की आमदनी में बहुत बढ़िया इजाफा होगा, स्तर ऊंचा जाएगा। लेकिन प्रभाव देखिए किस पर पड़ा। ऐसे लोग जो कृषि से जुड़े हुए 52% लोग, उन पर किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो लोग कृषि से जुड़े हुए कोई बिजनेस करता हो, चाहे वो कृषि से जुड़ी हुई मजदूरी करता हो, कोई मजदूर भूमि ना उसके पास, खेतों में काम करता हो। क्यों? क्योंकि उन सब की मजदूरी जैसे ही ये रेट बढ़ेगा, समर्थन मूल्य वैसे ही बढ़ जाएगी। वो वहां से अपनी पूरा जो उनका नुकसान होगा कीमत बढ़ने का, वो वहां से वो भरपाई कर लेंगे। ये बात सच है ना दोस्तों? अब बचे 48%। 48% जो भारत की जनसंख्या है, उसमें से 24.25% क्या है? कर्म अधिकारी है
या फिर क्या है, वीआईपी है, अरबपति है, करोड़पति है, जिनको इस कीमत के बढ़ने का उनके निजी जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। कैसे? यानी जिसको गेहूं खाने के लिए चाहिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले उसको 1 लाख की गेहूं लगती थी घर में, अब 1.5 लाख की लगनी, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज्यादा है। अब बची 25% जनसंख्या, वो 25% जनसंख्या इससे प्रभावित होगी। उस 25% जनसंख्या के लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो दोस्तों, भारत की सरकार अपनी कुल जीडीपी का 35 से 40% सिर्फ इन्हीं 25% लोगों के कल्याण के लिए खर्च करती है। मसलन इनको मकानों की सुविधा देने के लिए, छोटे मोटे कागजों में सिर्फ, आपको पता है वो पैसा कहाँ जाता है। इनको सस्ता अनाज देने के लिए, किसानों को सब्सिडियां देती है। मैं कहता हूं वो सब्सिडियां बंद कर दीजिए। इन पर जो पैसे लगाती हैं उन सारे पैसों को इकट्ठा करोगे तो इन 25% लोगों को आप ऊंचे दामों में भी गेहूं खरीद कर सस्ते दे सकते हो। सिर्फ 25% लोगों के लिए आप लोगों ने भारत का बेटा है, असली बेटा है जो इस धरती का, उसका विनाश किया हुआ है सिर्फ उन 25% लोगों को। और वो 25% लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आनी, ये भी बताइए दोस्तों। क्यों? क्योंकि सरकार इतना ज्यादा पैसा खराब कर रही है। अगर सरकार खाना, उनको गेहूं देने की पॉलिसी बनाए तो घर घर तक सस्ता अनाज सरकार पहुंचा सकती है। इतना पैसा सरकार के पास है जो कागजों में सरकार के द्वारा खपाया जा रहा है। ये थी दोस्तों सच्चाई। ये वो सच्चाई है जिसको हर एक किसान को पता होना चाहिए कि ये लोग समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन, लटरम पटरम जो भी आपके सामने लेकर आए सब ढकोसला है। ये लोग कॉरपोरेट शहरों में जो फैक्ट्रियों के मालिक बैठे हैं, जो अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, लाखों रुपए का महीने का मुनाफा कमा रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि यहां से लोग वापस गांव में जाएं। मान लीजिए दिल्ली में इस समय 20 लाख लोग काम करने वाले हैं। जब अपने यहाँ अपना जो कृषि है उसके जो अपना रेट बढ़ेगा, तो जैसे मेरे गांव का कोई वहां बैठा है वो वहां नहीं रहेगा, फिर 20,000 में नौकरी नहीं करेगा। क्यों? वो यहाँ अगर 3 किलो ठेका लेगा, उसे पता है यहाँ अच्छे घर में बच्चों का अच्छी खाना खाएगा तो भी इतनी आमदनी हो जाएगी तेरी। तो वहां क्या होगा? वहां लोगों की कमी होगी। और ये एक अर्थशास्त्र का नियम है कि मजदूरी कब बढ़ेगी? जब काम करने वाले कम होंगे। जैसे हम लोग हमारे गांव से 1-2 इटली जाकर खेती करते हैं, लेकिन 20-30 लाख रुपए कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां मजदूरी काम करने वाले लोग कम हैं। जब वहां से लोग शहरों से गांव में वापस आकर अपने अपने गांव में सेट होंगे, कृषि करेंगे, यहाँ अच्छा उनको पैकेज मिलेगा, तो वहां उन लोगों का जो बेनिफिट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले उनको 1,000 रुपए में मजदूर मिल रहा था, फिर वो 4,000 रुपए में मिलेगा। महीने के वो 20 लाख रुपए बचा रहे थे, फिर 10 लाख बचाएंगे वो, फिर भी किसान से ज्यादा बचाएंगे। लेकिन जो उनका मुनाफा, बहुत बड़ा मुनाफा है ना, वो मारा जाएगा। और यही वो एक लॉबी है जो इस देश को किसान का भला करने से रोकते हुए है। इन लोगों के किसी पार्टी और सबके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये उनके साथ आधे से ज्यादा तो इनका क्या होता है, बिजनेस पार्टनर है। जब ये बिजनेस पार्टनर है तो कैसे ये मतलब अपना लाभ कम होने देंगे? ये सबसे बड़ा कारण है कि कॉरपोरेट नहीं चाहता कि फसलों का पूरा भाव मिले, बढ़ चढ़ कर भाव मिले। ये सिर्फ एक आपके सामने जब भी नेता से पूछा जाता है, भी आप बोले इतना पैसा नहीं है सरकार के पास, ये सिर्फ एक दिखावा है। इस देश की जो इकोनॉमी जिसको $5 ट्रिलियन की करने की कोशिश हो रही है, उसके लिए ये कोई बड़ा पैसा नहीं है। और योजनाओं में बेतहाशा पैसा खर्च किया जा रहा है। अगर ये पॉलिसी लागू की जाती है तो वो सारा का सारा पैसा यहाँ लागू किया जा सकता है। जो जरूरतमंद है उनको सस्ता अनाज दिया जा सकता है और सरकार दे सकती है आसानी से। लेकिन कौन? कॉरपोरेट व्यापारिक घराने जो बड़े बड़े बैठे हैं, जो सस्ती मजदूरी चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी यही लोग लेकर नहीं आने देने लग रहे, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून आएगा 15 साल 20 साल के बाद युवा वर्ग कम हो जाएगा, तो तुम लोगों को जो सस्ते रेटों में जो मजदूर मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, तुम्हारा मुनाफा फुस। ये कारण है दोस्तों जिस कारण किसान का भला नहीं होगा, आने वाले टाइम में भी नहीं होगा। कोई ये मुंह धोकर चल रहा हो फलाना सरकार कर देगी, वो फलाना मेरा नया लीडर है ये कर देगा, इस मुगालते से बाहर निकलिए। छोटू राम ने जो कहा कि ये भोले किसान अपना दुश्मन पहचान ले और बोलना सीख ले, दोनों चीज दोस्तों सीख लीजिए। मैंने थोड़े से तथ्यों के आधार पर आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में कुछ चीजें आई होगी। सरकार चाहती क्या है, किसी की भी सरकार हो दोस्तों, जब तक आप लोग इन चीजों के बारे में नहीं सीखोगे, जब तक आप इन चीजों के बारे में, ये जो सफेदपोश लोग आते हैं इनसे प्रश्न करना स्टार्ट नहीं करोगे, आपका भला नहीं होगा। हम लोग ऐसे ही शोषित रहेंगे। पीछे कई सदियां निकल गई, आगे भी। दोस्तों उम्मीद करता हूं